दोस्तों, मैं पार्थ कौशिक आपके अपने पॉलिटिकल चैनल पॉलिटिकल एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी इलेक्शन पर पहले फेज़ में जो सीटें हैं उनके बारे में बात करेंगे। किन किन एरिया में पहले और दूसरे फेज़ में किन किन सीटों में हो रहा है, विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और किन पार्टियों की किस तरह की तैयारी है। उस तैयारी को हम किन पैरामीटर्स में नापने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ पैरामीटर्स मैंने लिख भी रखे हैं, उन पैरामीटर्स को मैं अपने वी पब्लिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। फिर पार्टियों के जो मेन समूह हैं, इनको आप कह सकते हैं कि बीजेपी प्लस, सपा प्लस, बीएसपी प्लस, एनआईसी प्लस। आज ये चुनाव का सबसे बड़ी बात है कि ये संगठनात्मक रूप से एक बहुत ही विस्तृत चुनाव हो रहा है। 2022 का यूपी इलेक्शन इस मामले में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि इसमें बहुत भारी मात्रा में सामूहिक रूप से लोग, संगठनात्मक रूप से लोग जुड़े हुए हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अपनी चीज़ों को संगठन के माध्यम से सुदृढ़ बनाने में दृढ़ विश्वास के साथ इस चुनाव में उतरी है। आइए इसी बात का हम विश्लेषण करते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम और द्वितीय चरण में जो भी चुनाव होने वाले हैं उनके बारे में अपनी एक समझ को विकसित करने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुख्यतः 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, वो राज्य का पश्चिमी क्षेत्र है जहां पर ठंडक ज़्यादा पड़ती है। ठंडक पड़ने की वजह से वहां का मौसम संप्रधान के लिए अनुकूल ज़्यादा बना रहता है। आप साल में 12 महीनों में 10 से 11 महीने तक लगभग कठोर श्रम करने के लिए होता है। गंगा डेल्टा होने की वजह से वहाँ पे कृषि की उपजाऊ भूमि, जो हमारी दूसरी प्राथमिकता है, वो बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध है और उसके कारण हमें नई नई तरक्की के रास्ते खोलने का भी काम करती है। तीसरा, औद्योगिक विकास। पश्चिमी क्षेत्र में औद्योगिक विकास भी काफ़ी हुआ है और जितनी जल्दी हम इन औद्योगिक विकास की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं, हम उसमें कई बार परिस्थितियों को नहीं देख पाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को मैं राजधानी औद्योगिक विकास से जोड़ के देखता हूं और ऐसा ही हमें देखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा विशाल समूह है, पर जिस तरह की गतिविधियां पूर्ववर्ती सरकारों में रही हैं, उस हिसाब से हम यही कह सकते हैं कि राजधानी केंद्रित, दिल्ली केंद्रित जो है, ये जो है क्षेत्र ज़्यादा विकसित होने का कारण है। और अब तो काफ़ी क्षेत्र एनसीआर में आ चुका है। हाँ, आइए हम बात करते हैं कि किन किन जिलों में प्रथम द्वितीय चरण में चुनाव होंगे, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाज़ियाबाद, नोएडा, जिसे गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं, हाँ, आदि में जो है होने वाला है। इन चुनावों में सबसे बड़ी प्रमुखता है कि ये पूरी तरह से चुनाव ध्रुवीकरण पर आधारित होता जा रहा है, किसानों के मुद्दे पे आधारित होता जा रहा है और विभिन्न न्यूज़ चैनल केवल इन्हीं 2 चीज़ों पर चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम अपने विश्लेषण में, जैसा कि आप जानते हैं, मैं विश्लेषण करने के लिए यूट्यूब चैनल्स के, ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल्स के का इस्तेमाल करता हूँ, फेसबुक का भी इस्तेमाल करता हूँ, ट्विटर का भी इस्तेमाल करता हूँ, को ऐप का भी इस्तेमाल करता हूँ और साथ ही साथ जो है मैं विभिन्न न्यूज़ चैनलों और पत्रिकाओं के ई वर्ज़न का भी इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस टाइम हो, द हिंदू हो, इंडिया टीवी हो, आज तक हो, एनडीटीवी हो, या न्यूज़ 24 हो, या न्यूज़ 18 हो। इन सब चीज़ों का मैं, इन चैनलों का मैं बहुत ही तरीके से विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं और पॉलिटिकल एजेंडा के अलावा मैं ये भी देखना चाहता हूं कि ये समाज की हायरार्की को किस तरह से बांटते हैं। इस चुनाव में हम 2 ही तरह की हायरार्कीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है विभिन्न न्यूज़ चैनलों और उनके माध्यम से। पहला है किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसान के मुद्दे, और दूसरा है मुस्लिम और हिंदू फैक्टर। ये मुस्लिम हिंदू फैक्टर चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं, जैसे सहारनपुर है और जगह पे है, मुस्लिम आबादी एक काफ़ी अच्छी मेजोरिटी पोर्शन में है। मुरादाबाद में भी मुस्लिम आबादी काफ़ी मेजोरिटी पोर्शन में है, रामपुर में मुस्लिम आबादी मेजोरिटी पोर्शन है। पर सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल व्यूअर्स हैं, हाँ, ये जो देखते हैं, उनमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो बहुत जल्दी क्लास को डिराइव्ड कर लेते हैं।
क्लास को डिराइव कर लेते हैं कि मुस्लिम आर सो मच मिंगल्ड है, वो एक जैसे हैं, वो एक ही जैसे हैं, ना वो सिया सुन्नी में है, ना वो जातियों में बटे हैं, ना वो गुजर और जाट में बटे हुए हैं, ना वो ब्राह्मण और पंडित में क्या उसमें बटे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को अलग अलग तरीक़ों से यूनाइट करने की, दिखाने की न्यूज़ चैनल्स की रहती है, लेकिन वास्तविकता बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ एक ही चीज़ पे होता है, उसको कहते हैं समीकरण। जो समीकरण बैठा ले जाएगा वो समीकरण को जीत जाएगा। जो समीकरण को बैठा ले जाता है वही समीकरण से जीत जाता है। जिस तरह से हमने देखा अमित शाह ने किस तरह से रैलियां की हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आज माननीय प्रधानमंत्री की भी वर्चुअल रैलीज हो रही हैं। वर्चुअल चौपाल के नाम से उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म, जानते ही हैं हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री, उनके पास जो है कहने के लिए बड़ी गजब की चीज़ें होती हैं। शब्दावली उनकी जो है बहुत ही मजबूत होती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे नए शब्द गढ़ते रहते हैं जिससे हम देख करके हो जाते हैं। आइए हम उस चुनाव का विश्लेषण करना चालू करते हैं। पहली बात तो हम कांग्रेस पार्टी का विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो मेन फोकस है और कांग्रेस पार्टी का मेन, खास करके जो प्रियंका गांधी की जो नई राजनीति है वो राजनीति महिला केंद्रित है और ये विश्लेषण के पैरामीटर्स के ऊपर भी हम आपसे बात करना चाहते हैं। पहले हम तैयारी की बात करेंगे। तो तैयारी के लिए आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी मजबूत नेता थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो ज़्यादातर सपा या बसपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके मुस्लिम नेता जो थे वो सपा बसपा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो सत्ता से दूर रहे हैं। ठीक है, और इस बात का फ़ायदा समाजवादी पार्टी उठा रही है, साथ साथ बसपा पार्टी भी उठा रही है। और इसका आप एक देख सकते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में, कई जगहों पे मुस्लिम बहुल इलाकों में आसानी से वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट जो है सीट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और जो हिंदू कैंडिडेट रहे हैं या जो हिंदू नेता रहे हैं विभिन्न पार्टियों को, उनका फ्लो जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी एक अलग ही तरीके की, अलग ही शैली की रहती है। इसमें आप मुसलमानों को तो देखते हैं, लेकिन उन मुसलमानों में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जातियां हैं जो हिंदुओं के बहुत करीब हैं, और इसलिए उनका पैटर्न जो है थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत होती है। इसी चीज़ को आसान क्लेरिफाई करने के लिए जो है मैंने एक अपने जो समझ है भारतीय राजनीति को लेकर के, और जो मेरे एनालिसिस का मेन सिस्टम है, वो इन चुनाव को मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में मैंने इन पैरामीटर्स में बांटा है कि मूल विलेजर्स, जो कृषि प्रधान जो लोग हैं, जो कृषि पे अपनी आजीविका चलाते हैं, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरा हमारा मिडिल क्लास है, तीसरा लोअर क्लास है, चौथा अपर क्लास है, फिर पॉलिटिकल वर्कर्स पे बात करेंगे और वोमेंस पे बात करेंगे। तैयारी की दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी की तैयारी ऑनलाइन तो बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जो है उनकी तैयारी में कुछ कमियां हैं, क्योंकि उनके नेता जो है लगातार जा रहे हैं। संगठनात्मक रूप से थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिव होना चाहिए। प्रियंका गांधी तो बहुत ही एक्टिव रही हैं, कांग्रेस पार्टी अभी भी है, लेकिन लोगों को जोड़ने की कला में थोड़ा सा वो पीछे रह गई हैं, क्योंकि जिस तरह से हाथरस के ऊपर उन्होंने बोला, और वही दलित समीकरण जब राजस्थान में आता है तो नहीं बोलती हैं। राजस्थान में रिजर्वेशन की बात नहीं करती, उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन की बात करती हैं। तो हमें लगता है कि ये केवल पॉलिटिकल गेन लेना चाहते हैं। फिर भी प्रियंका गांधी के लिए बहुत उत्तम प्रयास कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए मैं उन्हें 10 से 7 पॉइंट देता हूँ, उनकी लीडरशिप की वजह से। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लीडरशिप को क्रिएट किया है, लगातार परेशानियों के बावजूद उन्होंने क्रिएट किया है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर जो है 7 में से मैं 10 देता हूं। और बीजेपी की लीडरशिप क्वालिटी को मैं 9 में से 10 देता हूं, क्योंकि अपर क्लास के वही गिनती के बहुत ही गजब के चेहरे हैं। करिस्मेटिक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का, उसके बाद उनके राइट हैंड जिनको चाणक्य की भूमिका में हम कहते हैं अमित शाह का, फिर फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरते हुए योगी आदित्यनाथ का, उसके अलावा बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, जेपी नड्डा जैसे संगठन में उच्च पदों पर आसीन रह चुके व्यक्ति, राजनाथ सिंह, और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके स्टार प्रचारक के रूप में है। अभी हमने देखा कि हेमा मालिनी जो है मथुरा में गांव-गांव में घूम रही हैं, शहर में घूम रही हैं, गांव-गांव में घूम रही हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने बहुत खुल के प्रचार किया है। और हम ये जानते हैं कि हमारे प्राणों से प्रिय सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक धर्मेंद्र जी
वो जाट कम्युनिटी से आते हैं, और जिस तरह से उन्होंने इस चुनाव में हेमा मालिनी जी के लिए प्रचार प्रसार किया था उसका एक प्रभाव तो पड़ता ही है, और हेमा मालिनी का भी अपना एक खुद का करिश्मेटिक प्रभाव है और उन्होंने उसको दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर उनको 10 में से 9 अंक देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने अपने दम पे खड़ा करने की कोशिश की है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इनका अप्रोच है संगठन के को उन्होंने नए पैनापन में दिया है। लेकिन फिर भी स्टार प्रचारकों में थोड़ा ही अंतर रह जाता है। समाजवादी पार्टी को 10 में से 8 कहते हैं। बसपा एक अंडर करंट है, और सतीश चंद्र मिश्रा जो है अपनी एबिलिटी और को दर्शाने के लिए ये चुनाव में उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, इसलिए मैं उनको जो है 10 में से 5.5 अंक देता हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सबको पता है कि उनका असली चेहरा कौन है। बसपा का अपना एक मायावती जी का एक अपना ब्रांड वैल्यू है, पर सतीश चंद्र मिश्रा को भी इस चुनाव में आगे किया गया है। उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी इंटेलेक्चुअल वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है, संगठनात्मक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि फेस वैल्यू थोड़ी कम है। फेस वैल्यू कंपैरिजन टू मोदी और अदर लोगों के हिसाब से वो थोड़ा सा रिजिड हो करके बोलते हैं, और लेकिन पेनिट्रेशन रेट उनका हमेशा हाई रहता है। जितने भी बड़े नेता हैं किसी भी पार्टी के, उनके पेनिट्रेशन रेट उनका हाई रहता है। संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी मुझे बहुत ही कमज़ोर दिखती हुई नज़र आती है। मात्र 10 में से 4 संगठन टूट रहा है। नए लोगों को रिक्रूटमेंट भी किया है इन्होंने, लेकिन उतना तेज़ नहीं कर पाए, उतने अच्छा मैन्युफैक्चर ऑर्डर नहीं कर पाई, स्ट्रक्चर भी नहीं कर पाई ठीक से, इसलिए कांग्रेस पार्टी का है। और बीजेपी का संगठन तो आप जानते ही हैं कि सबसे मजबूत संगठनों के रूप में उभर के आ चुका है, और उसको हम संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत समझते हैं। इनके आरएसएस है, एबीवीपी भी है, और भी तरह तरह के अनुषांगिक संगठन है जो काम करते रहते हैं। तो संगठनात्मक रूप से बीजेपी बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी भी संगठनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत है, और ज़्यादातर युवा बेस्ड पार्टी है, लेकिन संगठन के कंपैरिजन में अदर संगठन के मैं उनको 10 में से 7 देता हूँ। और ये संगठनात्मक रूप में बसपा को 9.2 देने का मेरा ये हमेशा से मूड रहता है, क्योंकि इनका संगठनात्मक स्ट्रक्चर बहुत मजबूत रहता है। इनके नेता फोटोजेनिक तो नहीं है, या फोटो फ्रेम में हमेशा फिट नहीं आ रहे होते हैं, या उनका प्रचार प्रसार उतना नहीं होता, पर संगठन के रूप में वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। अब आइए जो है क्या कहते हैं, कार्यकर्ताओं के उत्साह के आधार पर हम देखना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं के उत्साह के आधार पर कांग्रेस पार्टी को हम 10 में से 6 अंक देते हैं, क्योंकि उत्साह उतना दिख नहीं रहा है। युवा वर्ग तो थोड़ा हिम्मत भी कर रहा है, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग नेता हैं वो थोड़ी सदी हुई चाल में विश्वास कर रहे हैं और उस तरह से चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा निराश है, क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं दे पाए हैं 5 सालों में। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन ट्रेनिंग उतनी अच्छी हुई नहीं है। जिस लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए उस लेवल की ट्रेनिंग हुई नहीं उनकी। उसका कारण यह है कि कोरोना का 3 साल का कोरोना का पीरियड था, और थोड़ी सी जोश की कमी है और बोलने की कमी है। चूँकि उनको भाई एंटी इनकम्बेंसी भी झेलनी है, तो इसलिए कार्यकर्ता थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। ठीक है, खास करके यंग कार्यकर्ता काफ़ी हेजिटेट करते हैं, तो उनको मैं 10 में 7 ही अंक देना पसंद करता हूँ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 10 में से 9.8 देता हूँ। युवा जोश से भरे हुए हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और ज़बरदस्त अपना परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमारी बसपा जो है वो उसको हम अंडरडॉग पार्टी है चूँकि हमारी, और कार्यकर्ता भी थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करते हैं, और अरेंजमेंट की भावना रहती है इनमें। ज़्यादातर ये अरेंजमेंट सिस्टम में बिलीव करती है ये पार्टी, और इसके जो कार्यकर्ता भी होते हैं वो भी अरेंजमेंट होते हैं। वो खुल के ज़्यादा ओपन हार्ट बोलते नहीं है, जैसे समाजवादी पार्टी इज़ ओपन हार्टेड पार्टी। अब बीजेपी को भी हम ओपन हार्टेड कह सकते हैं, लेकिन सब ऐसे ही चलता रहता है इनका मामला। अब आइए हमारे जो पैरामीटर्स हैं जो हमको डिफ़ाइन करेंगे कि क्या होता है सामाजिक समीकरण के हिसाब से। हम ये देखना चाहते हैं कि सामाजिक समीकरण की जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक जो समीकरण की पृष्ठभूमि है वो समा के का फेवर कर रही है। सामाजिक पृष्ठभूमि हिंदू, मुसलमान और किसान,
ये दोनों ही चीज़ें समाजवादी को जो है फेवर करने की कोशिश कर रही है। पर हम थोड़ा सा टिपिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या और भी चीज़ों को इनका काउंटर पार्ट माना जा सकता है। काउंटर पार्ट मानना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही दिमाग का काम है ना। और जब दिमाग का काम होता है तो आप जानते ही हैं कि दिमाग तो जिसके पास होगा वही लगा पाएगा। फिर भी हम आप देखते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक अच्छा स्कोप अप हो गया है, क्योंकि भाई अब 10 में से 9.8 इनके कार्यकर्ताओं में इतना बूस्टर है, इतना पंप कर दिया है इन्होंने अपने आप को कि इनको काम करने के लिए व्यवस्था हो जा रही है। इसी तरह की चीज़ें जो है बसपा उसपा की भी सब चलती है। आइए हम अपने क्लास पॉलिटिक्स के ऊपर करते हैं। पब्लिक का क्या ओपिनियन है। विलेजर्स में आते हैं फार्मर्स और फार्मर्स आते हैं, और जो लोग खेती किसानी मजदूरी करते हैं, किसानी के अलावा फार्मर्स के अलावा मजदूरी जो करते हैं, मतलब खेती मजदूर जिनको हम कहते हैं, या दुग्ध पालन का व्यवसाय जो करते हैं, या गांव में छोटी छोटी दुकानें या गांव की छोटी छोटी सब्जी मंडियों में रहते हैं, उनको एक बड़े वर्ग के फार्मर वर्ग के साथ साथ मैं उनको जोड़ के रखता हूं। तो अब फार्मर और फार्मर अदर जो एलाइड्स हैं इनको हम नोटिस करने की कोशिश करेंगे। तो फार्मर्स में आप कह सकते हैं बड़े फार्मर्स तो आपको समाजवादी पार्टी में मिलेंगे, लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स और अदर जो फार्मर्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, किसानी और खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो इन्वॉल्व होते हैं, वो लगभग जो है 90% के आसपास भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लगभग 90, मेरी इतनी सर्वे हुए मैंने और भी चले गए। मेजर फार्मर्स तो जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कुछ बटे हुए हैं, लेकिन जो फार्मर के अदर एप्लीकेबल जो लोग होते हैं, जिनकी दुकानें हैं, चाय के खोपचे हैं, या जो रेहड़ी पट्टी का काम करते हैं गांव के आसपास के, उनका पूरा जो है बैलेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ता हुआ देखते हैं। ठीक है, इस मापदंड में, विलेज के मापदंड में जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ मात्र 10 में से 3 अंक मैं देना चाहूँगा पहली पोजीशन के लिए, है ना। विलेज के लिए 10 में से 3 अंक, बीजेपी को मैं 10 में जो है 4 अंक, और समाजवादी पार्टी को 6 अंक 10 में से, और बसपा को भी 6 अंक मैं देना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि फार्मर के मुद्दे में ये लोग लगातार आगे आ रहे हैं। लेकिन अब जो है क्लास की अगर मैं बात करूँ, जो लोअर क्लास फार्मर एलाइड सेक्टर की बात करता हूँ, तो इसमें हम ये भी प्लस कर सकते हैं कि 10 में 1 के आसपास जो है हम इसको करते हैं, और बीजेपी के तरफ ये 10 में से 9 हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ ये जो है केवल 1% दिखती है, और बसपा के प्रति ये 3% दिखती है। उसका कारण ये है कि जो इस तरह के लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी फैसिलिटेशन मोदी गवर्नमेंट ने दिया है। खास करके कास्ट के बाहर के जो लोग हैं उनका फैसिलिटेशन तो बढ़ा है। जैसे आप मान लीजिए यादव कास्ट में नहीं है, यादव कास्ट में है तो भाई आपका एक ट्रेडिशनल वोट है, या मुस्लिम कास्ट में है तो मुस्लिम में एक ट्रेडिशनल वोट है। लेकिन जो कुछ खास तबके के लोग हैं जो गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर में अडॉप्ट होते हैं, ठीक है, वो उनका अभी तक रुझान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत ज़बरदस्त है। और ये मुझे ग्राउंड पे भी मिला है। मैंने कुछ सर्वेस किए हैं, कुछ में मैंने पार्टिसिपेट भी किया है, कुछ चैनल्स के लिए भी काम करता रहता हूँ, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहाँ पे होता है। इस तरह की चीज़ों को जो है हमारे जो लोग हैं, क्योंकि ये थिन पॉपुलेशन होती है, लेकिन हम जानते हैं विधायकी के जो चुनाव होता है, MLA का चुनाव होता है, वो जो है तलवार की धार पर चलने वाला काम होता है। इसलिए मैं इस ग्रेड में जो है भारतीय जनता पार्टी को अपर हैंड देता हूं। मिडिल क्लास की पार्टी नेचुरल पार्टी है। मिडिल क्लास का ज़्यादातर वोट किसकी तरफ जाना है, मिडिल क्लास का ज़्यादातर वोट किसकी तरफ जाना है, एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। 10 में से 9 लोग अभी भी होप कर रहे हैं मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास के लिए जो है 10 में से ज़्यादातर लोग अभी भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और बाकी लोगों का जो है इनकी इनकम 10 लाख प्लस साल की होती है। मिडिल क्लास मेरे हिसाब से 10 लाख पर साल की मैंने इसको रखा हुआ है। और ये जो 10 लाख प्लस साल के लोग होते हैं उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है सरकारी नौकरियों के ऊपर, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, और जो है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। ये जो मिडिल क्लास है उसका सबसे बड़ा फोकस होता है लॉ एंड ऑर्डर पे, क्योंकि एजुकेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एजुकेशन खास करके लड़कियों के एजुकेशन और लड़कों के एजुकेशन, तो अच्छा माहौल में ही अच्छी एजुकेशन हो सकती है। जिस तरह से माहौल बिगड़े हुए थे और यूनिवर्सिटीज़ का क्या हाल था हम सबको पता है। और इसलिए जो है ये मिडिल क्लास जो है 10 में से
9 अंकों के साथ मैं देखता हूं कि ज़्यादातर इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके अलावा अखिलेश यादव ने इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए पुरानी पेंशन वगैरह के लिए किया जा सकता है। तो मिडिल क्लास को रुझाने के लिए अखिलेश यादव को 10 में से 6 करते हैं, पर मिडिल क्लास का कोई भी मतलब बसपा और कांग्रेस पार्टी का कोई भी जो है वो नहीं है कि वो मिडिल क्लास को रिझा पाए। और इसलिए इन लोगों के जो पोटेंशियली मुझे दिखता है वो कमज़ोर दिखता है। लोअर क्लास के ऊपर आते हैं। लोअर क्लास जो है इसमें हम शहरी मज़दूरों को रख सकते हैं, शहर की इकनॉमी से डिपेंडेंट लोगों को रख सकते हैं, जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है, जिसको आप ये रख सकते हैं कि अप टू 5 लाख के जो लोग होते हैं, जो 5 लाख रुपए साल जो है कुछ हज़ार से लेकर के 5 लाख रुपए साल तक आते हैं। लोअर क्लास की भी अलग अलग है। बड़े शहरों में तो वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट कर रहा है, पर और छोटे शहरों में वो बीजेपी से नाराज बैठा है। छोटे शहरों में खास करके जो नेपाल बॉर्डर के जो इलाके के शहर हैं उनकी थोड़ी दिक्कत है। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ सहूलतें दी हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी को बिल्डअप किया है, इसलिए थोड़ा सा बीजेपी की तरफ है। इनका अगर मैं रुझान की तरफ रखता हूँ तो ये मात्र 10 में से 2 जो है क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है। बीजेपी के लिए 8 है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पे हमारे लोअर क्लास जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको कमज़ोर कर रहा है, और उसके बाद वो बसपा की तरफ जाता है, क्योंकि शहरी संगठन को आसानी से हम देख सकते हैं, इंटैक्टिवल एनालिसिस की जा सकती है। गांव में हमको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि लोग थोड़ा सा हाइड कर जाते हैं और कभी कभी एक क्लास दूसरे क्लास के ऊपर स्विच कर जाता है। तो लोअर क्लास की एनालिसिस के लिए होता है। और अपर क्लास को जो है 10 लाख प्लस के जो लोग हैं, है ना, 50 लाख प्लस के जो लोग हैं अपर क्लास, है ना, इनके लिए तो भाई बिजनेस क्लास है या ये क्लास है, इनके लिए जो है लगभग तीनों पार्टियों में बटे हुए हैं। ये 10 में से 6 अंक है, 10 में से 6 अंक कांग्रेस पार्टी का है, 10 में से 6 अंक जो है इनके है, और 10 में से 6 अंक इनको भी देता हूँ। ये एक तरह से न्यूट्रलाइज्ड फैक्टर है इन तीनों में, क्योंकि अपर क्लास को बहुत ज़्यादा रिझा नहीं पा रहा है ये चुनाव। उनका मेन फोकस तो सेंट्रल पे ज़्यादा रहता है, अपर क्लास को मिला नहीं था। और अपर क्लास की वोटिंग परसेंटेज भी हमने देखा है बहुत कम ही रहती है। अब मैं पॉलिटिकल वर्कर्स की बात करता हूँ। पॉलिटिकल वर्कर्स जो है उनका एंथुसिज्म बहुत ज़्यादा है समाजवादी पार्टी के लिए, तो इसको मैं 10 में से 9 अंक दे रहा हूँ। केवल पॉलिटिकल एंथुसिज्म की वजह से पॉलिटिकल वर्कर्स जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोई पीछे नहीं लगी है, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स को ये जोड़ने में थोड़ा सा नाकाम है, क्योंकि संगठनात्मक रूप से तो मजबूत है, लेकिन लोगों को जोड़ने में नाकाम है। कहीं लोग उनसे नाराज़ हैं, अपने कैंडिडेट से नाराज़ है, कहीं किसी चीज़ से नाराज़ है, लेकिन इस तरह की नाराज़गी पॉलिटिकल वर्कर्स की समाजवादी पार्टी में नहीं है। और यही हाल बसपा के भी जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो उससे नाराज़ नहीं है। और इस मामले में हम कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा एज देखते हुए देख रहे हैं कि इनके जो अभी तक जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं ये कांग्रेस पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं और वो बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। भले इनकी संख्या थोड़ी कम है, पर चूंकि इंथुइज्म के मामले में भाई हमको ये देखना पड़ता है कि जब 10 लोग जाते हैं तो वो किस तरह का प्रचार करते हैं, या 4 लोग गए तो किस तरह का प्रचार किए, जो समूह में छोटे छोटे समूह में बट के उन लोगों ने किस तरह से भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। या भाई कहीं चौराहे पे बहस तो नहीं होने लगी है कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें अक्सर होती रहती हैं सोशल मीडिया पर, तो ये आम बातें हो जाती है। इन बातों से हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि इंथुइज्म कितना है लोगों में। इस चुनाव को लेकर के कुछ सीटों पर तो इतना इंथुइज्म है कि वहाँ पे हम कांटे की टक्कर देखेंगे, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको कांटे की टक्कर मिलेगी। ये इसका अभी मैं कंक्लूडिंग उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ज़्यादा कांटे की टक्कर रहेगी, किन किन जिलों में, और वहाँ पे आपको देखिएगा कि कांटे की टक्कर मिलेगी। और वुमेन पॉलिटिक्स में भाई कांग्रेस जिस तरह से बढ़ रही है उसको 10 में से 9 अंक में देता हूँ। पर जो कि वुमेन पॉलिटिक्स बहुत बड़ा मुद्दा इस समय 2022 के इलेक्शन में जो है वुमेन पॉलिटिक्स रिलेटेड मुद्दे नहीं है कि वुमेन एक एमएलए बन जाए या वुमेन्स को कुछ हो जाए। हालांकि स्कूटी देने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसका कोई बेसिक वो नहीं हो पा रहा है। फिर भी चूँकि भाई एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेना है हमको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी मेंटेन रखना, और यूपी में ये सब काम करना बहुत आसान होता है। यूपी में एडमिनिस्ट्रेटिव काम और इंफ्रास्ट्रक्चरल काम
के साथ साथ जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम बहुत आसान है। मैंने भारत के लगभग हर जगहों का सर्वे किया है, हर जगह मैं रहा हूँ, घूमा हूँ, नौकरियाँ की हैं और काफ़ी लंबे समय भी रहा हूँ। मेरे 35 साल से ज़्यादा मैं बाहर रह चुका हूँ और इन 35 सालों में मैंने देखा कि जितना ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी एक स्टेट वाइज, एक पर्टिकुलर स्टेट वाइज अगर मैं बात करता हूँ सन 2000 के बाद से, जितना ट्रांसफॉर्मेशन मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है उतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किसी में नहीं देखा है। अभी तक किसी भी जो है राज्य में इतना पोटेंशियल, इतना ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के जुनून, इंक्लूजन मैंने कहीं नहीं देखा है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक फेज़ है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है लगातार लगी हुई है और वो काम कर रही है। और थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा माइक लगा ले। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन अब ये आने वाले अगले 10 या 15 या 20 सालों में जो है ये आने वाले चुनाव का मुख्य मुद्दा बन सकता है। और वो तो देखना पड़ेगा कि आगे के डेमोग्राफिक चेंजेस किस तरह से हो रही हैं और वुमन सेंट्रिक, हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने तो वुमन सेंट्रिक बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस मामले में बीजेपी को मैं थोड़ा सा कम दूंगा, 10 में से 5। वुमेन पॉलिटिक्स पे थोड़ा कम ध्यान दे रहा है। समाजवादी पार्टी का तो और भी कम स्थिति है, 10 में से 3 और बसपा की 10 में से 2। वुमेन पॉलिटिक्स में हम देखते हैं एकमात्र वुमेन पॉलिटिक्स के हिसाब से जो पार्टी लग रही है वो कांग्रेस पार्टी है। और इस तरह से जो हमने आपको जो है विभिन्न तरीके की चीज़ों को, पैरामीटर्स को हमने बनाने की कोशिश की। जैसे विलेजर है, विलेजर्स में हमने 2 लोगों में बांटा, फार्मर्स और अदर फार्मर रिलेटिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व जो लोग हैं, खास करके लेबर क्लास और रेडी खोमची या मार्केट में सब्जी मछली वगैरह बेचने और करने वाले लोगों को कहा। मिडिल क्लास, ये सर्विस बेस्ड क्लास है, इसके बारे में बात की। फिर लोअर क्लास के बारे में बात की। खास करके लोअर क्लास में जो हमारा मेन फोकस रहा है वो शहरी क्षेत्रों में रहा है, मतलब शहर की जो सीटें हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहा है, क्योंकि ग्रामीण में ये वर्ग एक दूसरे में मिल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा उस पर हम लोगों ने कम ध्यान दिया है। ये शहरी सीटों पे थोड़ा सा फर्क डालेगा। और अपर क्लास का मैं इस इलेक्शन में इतना एकदम निश्चित ही कह रहा हूँ कि अपर क्लास जो है यूपी इलेक्शन में बहुत ही न्यूट्रल है, बहुत ही न्यूट्रल है। वो लगभग न्यूट्रल स्थिति में ही बने रहना या दिखना चाह रहा है। हालांकि ये सेंट्रल के इलेक्शंस में ऐसा हुआ नहीं है। सेंट्रल इलेक्शन में हमें दिखती थी कि अपर क्लास भी जो है वो आ रहा है, और अपर क्लास जब आता है तो चूँकि ये समाज के ज़्यादा संसाधनों पे इनका विश्वास रहता है, तो काबू रहती है, पकड़ रहती है, तो ये इफ़ेक्ट तो डालता है। लेकिन इस बार के इस इलेक्शन में, यूपी के इलेक्शन 2022 में, ये कोई ख़ास फर्क मेरे हिसाब से डालते हुए दिख नहीं रहा है। ये बहुत ही न्यूट्रलाइज्ड है, ठंडे बस्ते में है, आराम से काम कर रहा है। और फिर पॉलिटिकल वर्कर्स जो है हमारे लिए एक सबसे बड़ा सरदर्द रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं आजकल समूह में, पैकेट्स और बंडल्स में काम करते हैं। और पैकेट्स और बंडल्स में जब आप काम करते हैं और आप मान लीजिए सर्वे करने जा रहे हैं, तो आप ऐसी जगह पहुंच गए, आपके लिए तो वो नई जगह रहती है, लेकिन वो आपने माइंडसेट से इस तरह से उन लोगों ने तैयार कर दिया है कि कुछ बातों को जान करके वो कुछ चीज़ें बोलते हैं। जैसे भी हम सर्वे करते हैं लखनऊ के आसपास या रायबरेली के शहरी क्षेत्रों में, तो मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार बोलते हैं। लेकिन हम जब थोड़ा सा इन डेप्थ टैक्टिक्स लगाते हैं चीज़ों को लेकर के, कुछ अलग तरीके की बातें, कुछ अलग तरीके की चीज़ों को लेकर संवाद करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये थोड़ा सा टूल किट एनालिसिस है। इसलिए मैं पॉलिटिकल वर्कर्स के अपने एजेंडे भी होते हैं, वो पार्टी से उनको कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं, और इसलिए भाई उनका अपना एक सोच है। लेकिन पॉलिटिकल वर्कर्स की बड़ी डिमांड रहती है चुनाव में, और चूँकि भाई ये कोर वोट बैंक को इंटैक्ट करने में और साथ साथ कोर वोट बैंक के लिए भी काम करने के लिए आते हैं, वुमेन्स के मुद्दों के लिए। भाई ये जो चुनाव है इसमें सबसे बड़ी जो बात है, मोदी गवर्नमेंट, जिसको ठोको गवर्नमेंट भी बोलते हैं, महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा दृढ़ विश्वास है मोदी जी गवर्नमेंट के ऊपर। क्योंकि जिस तरह से क्या कहते हैं, आप कोई भी कभी भी किसी भी महिला को आप देखिए, कभी भी किसी भी महिला को आप देखिए, एक फ़ोन कॉल पे उसको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सुरक्षा से रिलेटेड सारी सुविधाएं मिल रही हैं, कानूनी सुरक्षा से लेकर के भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और उसके लिए बहुत गजब का योगी जी ने पोटेंशियल दिखाया है।
और इस पोटेंशियल की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अपर क्लास का जो है अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे बाकी जो क्लासेस की महिलाएं हैं वो मोदी से थोड़ा सा नज़दीकी, योगी और मोदी से थोड़ा नज़दीक रखते हैं, योगी जी से तो काफ़ी नज़दीकी रख रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वजह से जो है हमारा जो है सिस्टम मजबूत बनेगा। अब आइए जो है हम क्या कहते हैं वोटिंग परसेंटेज या इस तरह की चीज़ों में न फंस करके सिर्फ ये देखते हैं कि पोटेंशियल और एग्जीक्यूशन दोनों को मिला करके किस पार्टी का स्ट्रेंथ कितना मजबूत है। तो इस पार्टी में हम सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि 20% मात्र स्ट्रेंथ मजबूत है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो भी प्रियंका गांधी की वजह से। अगर उनको हटा दिया जाए तो ये 5% पे आ जाएगा, है ना। कोई उत्साह नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बस जो है गांधी और नेहरू के नाम पर जो है ये अपना वोट कोशिश करते हैं मिलने। अब तो वो गाड़ियाँ भी नहीं चलती दिखती हैं मुझे, हाँ, इससे पहले की जो गाड़ियाँ चलती थी वो भी मुझे नहीं दिखती है। इसलिए भाई स्ट्रेंथ के नाम पे मैं 20% रखता हूँ कि ये 20% सीटों पे इन्फ्लुएंस रहेंगी या फाइट कर पाएंगी। असली लड़ाई में जो है समाजवादी और बसपा और बीजेपी है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि 35% स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथनिंग जो वोट है 100% वोट्स में जो 35% वोट्स मुझे लगता है कि बीजेपी को पड़ेंगे। और 35% वोट से मेजर वोट पड़ते हैं और बाकी जो है 28% जो है समाजवादी पार्टी को और 12% जो है वो बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़ने की उम्मीद है। कांग्रेस को मैंने इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि नए लोग आए हैं, नई चीज़ों को करने की कोशिश की गई है और जहां भी बीजेपी को हराने का मौका मिलेगा लोग पहली चॉइस पे कांग्रेस और सपा को ही चुन रहे हैं। और ये जो मेरा सर्वे है वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली और दूसरी चरणों के लोगों के आधार पर बताया है और इसमें मैं कोई सर्वे नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथिंग ऑफ द वोटिंग की बात बता रहा हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ द वोट जो है वो आपको कितने मिल रहे हैं। और जो है आप देख रहे हैं कि अभी भी बहुत ही कांटे की टक्कर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले और दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी और सपा का मिल रहा है। और कांग्रेस पार्टी को लोग अंडरडॉग कह सकते हैं और बहुजन समाज पार्टी को भी मैंने थोड़ा कम दिया है, लेकिन ये लड़ाई टैक्टिक्स पे बहुत लड़ी जा रही है। ये 2020 भी चल रहा है, टेस्ट मैच भी चल रहा है और वनडे मैच भी चल रहा है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की लैंग्वेज कैसी है, कि ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब तक हम चीज़ों को, अब बहुत ही माइक्रो लेवल की बात नहीं रह गई है, अब पिको लेवल पे आ चुकी है बात, माइक्रो से भी कई गुना नीचे पे आ चुकी है और समीकरण जो है वो थोड़े जटिल हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरण थोड़े जटिल हो गए हैं। हिंदू, मुसलमान और फार्मर ये तो मेजर ऊपर दिखा रहा है, थापी दिखा रहा है, लेकिन नीचे एक अलग ही व्यवस्था है। और इसी के साथ आज का ये मेरा शेड्यूल जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब तीसरे और चौथे फेज़ की हम बात करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा। थैंक यू वेरी मच।